गुड मॉर्निंग बेटा। आज आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है एसिड का, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सभी लिविंग सेल्स को न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और दूसरे आवश्यक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, और जो वेस्ट और हार्मफुल पदार्थ बनते हैं उन्हें लगातार शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, जिससे टिश्यूज़ स्वस्थ रह सकें। जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हमें पड़ती है वो भी हमें डेली बेसिस पे ज़रूरी है, और जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस हैं उन्हें भी बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस हम बॉडी से रिमूव नहीं करेंगे, एक्सक्रीट नहीं करेंगे, तो हमारे टिश्यूज़ डैमेज हो जाएंगे। तो टिश्यूज़ को हेल्दी रखने के लिए जितना भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस है, जितना भी वेस्ट मटीरियल है, उसे बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। तो अगर हम सर्कुलेशन की बात करें कि व्हाट इज सर्कुलेशन या परिसंचरण क्या है, तो आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन जो बॉडी में हो रहा है वो कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम आप सबने पढ़ा है। तो इसको क्या कहते हैं, सर्कुलेशन को हम क्या नाम दे सकते हैं, सर्कुलेशन को हम ट्रांसपोर्टेशन भी कह सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना। सर्कुलेट, बॉडी में पूरा जितना भी ब्लड है वो बॉडी में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है ना। ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम को हम ट्रांसपोर्टेशन भी तो नाम दे सकते हैं। तो इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग ग्रुप के एनिमल्स में अलग अलग मेथड्स पाए जाते हैं। हर एक आपने फाइलम्स और स्पीसीज पढ़ी है, तो हर फाइलम और हर स्पीसीज के एनिमल्स में अलग अलग टाइप के सर्कुलेशन सिस्टम पाए जाते हैं। अगर हम स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट्स की बात करें तो तो ये जो सिंपल ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी की कैविटी के थ्रू अपनी सराउंडिंग से ही क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसी वाटर से क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे वो अपनी बॉडी से ही अपनी सराउंडिंग का फ्लूइड्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, जितना एनिमल कॉम्प्लेक्स होता जाता है, बॉडी फ्लूइड्स के टाइप चेंज होते जाते हैं, और उनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी चेंज होता जाता है। कई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में इन मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल फ्लूइड का यूज़ करते हैं। कुछ जैसे कि अगर आप ह्यूमंस की बात करें, अगर हम कॉम्प्लेक्स एनिमल में ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन की बॉडी में बॉडी फ्लूइड क्या है, ब्लड है। ह्यूमन एक क्या है, हायर एनिमल है, हायर ऑर्गेनिज्म है। अगर हायर है, कॉम्प्लेक्स है, तो अगर हम जैसे जैसे हम ग्रुप चेंज करते जाएंगे, जैसे जैसे फाइलम और स्पीसीज को चेंज करते जाएंगे, हमें अलग अलग टाइप्स के क्या मिलेंगे, बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन सिस्टम मिलेंगे। तो जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं लाइक ह्यूमंस, इनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड होता है फॉर सर्कुलेशन। तो और एक दूसरा बॉडी फ्लूइड भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। एक तो होता है बॉडी फ्लूइड क्या हमारा ब्लड, और दूसरा होता है लिम्फ। कुछ ही ऐसे सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जो लिम्फ है वो कुछ ही ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अदरवाइज अगर हम हायर में जाते जाएंगे, अगर हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, तो वहाँ पर हमें बॉडी फ्लूइड के रूप में क्या मिलेगा, ब्लड मिलेगा। अब ये ब्लड क्या होता है, अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या है, जो ब्लड है हमारा, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स ये एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त हमारा क्या है, तरल संयोजी ऊतक। ब्लड एक टिश्यू है, एक ऊतक है। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से बना होता है। ब्लड में क्या क्या, ब्लड का कॉम्पोजिशन अगर पूछता है तो आप क्या बताएंगे, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे होते हैं एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट
तो ये बात थी ब्लड के इंट्रोडक्शन की। अगर बात करें क्या है, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, एक तरल संयोजी ऊतक है और ये किससे मिलकर बना होता है। इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से हैं हमारे, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स किसको बोलते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं को, आरबीसीज को। ल्यूकोसाइट्स किसको बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज को, श्वेत रक्त कणिकाओं को। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है जो ब्लड का 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा ब्लड का 55% भाग बनाता है। ब्लड में 55% भाग किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। यह रक्त का एक अजीवित तरल भाग है। प्लाज्मा क्या है, रक्त का एक अजीवित तरल भाग है। फिर रक्त का लगभग 55%, 55 to 60% आप बोल सकते हैं इसको, 55 to 60% भाग बनाता है रक्त का। इसका 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं। ये है प्लाज्मा का कंपोजिशन। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है। प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर होता है। देन और क्या होता है इसमें, 6 से 8% प्रोटीन होता है। प्रोटीन, ये प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन की बात हो रही है। ग्लोबुलिन और एल्बुलिन इसकी मुख्य प्रोटीन्स हैं। ग्लोबुलिन और एल्बुलिन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुलिन इनके मेन प्रोटीन्स हैं। ये इनके मेन प्रोटीन्स हैं किसके, प्लाज्मा के। प्लाज्मा के मेन प्रोटीन्स क्या हैं, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। फिर फाइब्रिनोजन की आवश्यकता ब्लड के क्लॉटिंग या कोगुलेशन में पड़ती है। फाइब्रोजन, सॉरी बेटा, एक और है फाइब्रोजन। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता किसमें पड़ती है, ब्लड की क्लॉटिंग में। जब ब्लड कहीं हमें चोट लग जाती है, उस जगह पर आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद जब हमारा ब्लड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है या एनवायरमेंट एयर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, वहाँ पर क्लॉट जम जाता है। जमने का रीजन क्या है, जो हमारे प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है, ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन ब्लड की क्लॉटिंग में, खून को जमने में, रक्त के जमने में मदद करता है। ग्लोबुलिन मुख्यतः बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में सहयोग करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में सपोर्ट करता है। देन एल्बुलिन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में सहायक होता है। एल्बुमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। जितना भी ऑस्मोटिक बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प कौन कर रहा है, हमारा एल्बुलिन। देखिए एक बार फिर देखते हैं, फाइब्रिनोजन किसमें हेल्प करता है, ब्लड की क्लॉटिंग में, ब्लड को जमने में हेल्प करता है, रक्त कुंड के जमने में हेल्प करता है, क्लॉट करने में। ग्लोबुलिन क्या करता है, ग्लोबुलिन डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है, मैकेनिज्म में हेल्प करता है। एल्बुमिन क्या करता है, एल्बुलिन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखता है। ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखता है कौन, ब्लड में, जो ब्लड के प्लाज्मा में जो एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स भी होते हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड एक्सेट्रा। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स एक्सेट्रा भी प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा में और क्या क्या है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है और लिपिड्स है। और ये बॉडी में सदैव ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। जो ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स हैं, ये बॉडी में ऑलवेज क्या करते हैं, सर्कुलेट या ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं।
ब्लड को कोगुलेट करने वाले फैक्टर प्लाज्मा में इनएक्टिव रूप में रहते हैं। ब्लड को जो कोगुलेट करने वाले कारक हैं या कोगुलेट करने वाले फैक्टर्स हैं, ये ब्लड में क्या होते हैं, सॉरी ये प्लाज्मा में क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। ब्लड के कोगुलेशन वाले फैक्टर्स प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में या अक्रिय अवस्था में रहते हैं। यह ब्लड जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर ना हो उसे सीरम बोलते हैं। जिस ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है, क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है हमारा, फाइब्रिनोजन, जो अगर जहाँ पर जिस भी एनिमल के ब्लड में फाइब्रिनोजन प्रोटीन एब्सेंट होगा वो क्या होगा, वहाँ उस ब्लड को हम क्या नाम देंगे, उस ब्लड को नाम देंगे हम सीरम। तो वो प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, वो प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, सीरम। उसको हम प्लाज्मा नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, सीरम, जिसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन एब्सेंट होगा, क्योंकि फाइब्रिनोजन प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे क्या क्या हैं, एरिथ्रोसाइट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। अब एरिथ्रोसाइट्स क्या है, एरिथ्रोसाइट्स जितनी भी लाल रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। तो ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स में एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। ब्लड में एरिथ्रोसाइट्स का कॉम्पोजिशन सबसे ज़्यादा हाई होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में एरिथ्रोसाइट्स ही हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। एक हेल्दी एडल्ट मनुष्य के ब्लड में औसतन 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसीज मिलीमीटर ऑफ ब्लड पाई जाती हैं। किसी भी हेल्दी एडल्ट की अगर हम बात करें तो उसकी बॉडीज में आरबीसीज का काउंट कितना है, 5 टू 5.5 मिलियन। एरिथ्रोसाइट्स का काउंट कितना होता है किसी एडल्ट में, 5 टू 5.5 मिलियन। ये होता है आरबीसीज का काउंट किसी हेल्दी एडल्ट की बॉडी में। एडल्ट ह्यूमंस में आरबीसीज का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। आरबीसीज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, रेड बोन मैरो में हो रहा है। कई मैमल्स की आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। बहुत से ऐसे स्तनधारी होते हैं जिनकी आरबीसीज का जो लाल रक्त कोशिकाओं का में केंद्रक होता है वो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। यह बाइकॉन्केव शेप की होती हैं। बहुत सारे मैमल्स, बहुत सारे स्तनधारी ऐसे होते हैं जिनकी आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो उनकी आरबीसीज का शेप कैसा होता है, बाइकॉन्केव शेप होता है। इनमें एक रेड कलर की आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाई जाती है। जो रेड कलर की आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है उसको नाम दिया गया है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक टाइप का क्या है, हमारा प्रोटीन है और ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। और इस कलर के कारण ही इन सेल्स का नाम क्या रखा गया है, रेड ब्लड सेल्स, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज अ आयरन कंटेनिंग, दैट इज वाई वो कैसा है, रेड कलर का है। और रेड कलर की वजह से ही जो एरिथ्रोसाइट्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स को नाम दिया गया है लाल रक्त कणिकाएं या रेड ब्लड सेल्स। एक स्वस्थ मनुष्य में 100 ml ब्लड में 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 100 ml ब्लड में किसी भी एडल्ट में 100 ml ब्लड में 15 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। किसी भी अगर आप एडल्ट की, हेल्दी एडल्ट की बात करें तो किसी भी हेल्दी एडल्ट में, किसी भी स्वस्थ वयस्क में उसके 100 ml ब्लड में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन है, उसमें 15 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये एक एवरेज अमाउंट है। हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में उपयोगी होता है। आपने लास्ट चैप्टर में ब्रीदिंग में पढ़ा था कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। आरबीसीज की एवरेज लाइफ स्पैन होती है 120 डेज। इनकी लाइफ स्पैन, इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है, 120 डेज का होता है। किसका, लाल रक्त कणिकाओं का, एरिथ्रोसाइट्स का। इसके बाद ये स्प्लीन में नष्ट हो जाती है। इसके 120 दिन बाद ये स्प्लीन में जाकर के नष्ट हो जाती है और दोबारा फॉर्म होने लगती है। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं। स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ
आरबीसीज कहते हैं, क्योंकि वो वहाँ जाकर नष्ट हो जाती हैं और दोबारा बनने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये तो थी आपकी एरिथ्रोसाइट्स। अब हम ल्यूकोसाइट्स में आते हैं कि श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं। अच्छा, जो बॉडी में बेटा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं। बॉडी का जो भी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बनाने का काम हमारी करती है श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इनको व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन न होने के कारण ये कलरलेस होती हैं। ल्यूकोसाइट्स में हीमोग्लोबिन 0 होता है, 0% पाया जाता है, इस वजह से इनका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। इनमें न्यूक्लियस होता है। आरबीसीज की तुलना में इसकी संख्या कम होती है। आरबीसीज का नंबर कितना है, 5 to 5.5 मिलियन, लेकिन आरबीसीज के कंपैरिजन में डब्ल्यूबीसी का नंबर काउंट कम होता है। ल्यूकोसाइट्स की संख्या लगभग होती है 6000 से 8000 मिलियन, 6 से 8000 मिलीमीटर होती है। 6000 to 8000 मिलीमीटर होती है। देन ल्यूकोसाइट जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है। ल्यूकोसाइट्स का जो जीवन काल होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो कम होता है, कुछ ही दिनों का होता है, 1 या 2 दिन का। हमारे पास डब्ल्यूबीसीज को 2 मेन कैटेगरीज होती हैं, एक होती है ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स और एक होती है एग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स। अब ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स क्या है? ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स होती हैं बेसोफिल्स और इसेनोफिल्स, और एड्रेनोल्यूकोसाइट्स होती हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। फिर डब्ल्यूबीसीज में न्यूट्रोफिल्स सबसे अधिक और बेसोफिल्स सबसे कम होती है। डब्ल्यूबीसीज में न्यूट्रोफिल्स की नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, मीन 60 to 60%, 65% पाया जाता है, और बेसोफिल्स 1% तक होती है। देन न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स 6 to 8% होते हैं, जो बॉडी में प्रवेश करने वाली फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को नष्ट करते हैं। अब जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को नष्ट करने का मतलब ही हुआ कि वो बॉडी का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, क्योंकि कोई भी पैथोजन एक फॉरेन एलिमेंट होता है। अगर पैथोजन हमारी बॉडी में अटैक करेगा, अगर हमारी डब्ल्यूबीसीज बॉडी में काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाएगी। तो जब तक हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता डब्ल्यूबीसीज बनाए रखती हैं, तब तक वो फॉरेन एलिमेंट्स को नष्ट करने का काम करती रहती हैं। देन बेसोफिल्स के द्वारा हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन का सिक्रीशन होता है। ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। देन लिम्फोसाइट्स मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। लिम्फोसाइट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स का दोनों बी और टी लिम्फोसाइट शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स के लिए उत्तरदायी होती हैं। जो ये लिम्फोसाइट्स हैं, यही क्या करती हैं, ये डब्ल्यूबीसीज में जो लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं, लिम्फोसाइट्स ही हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती हैं। तो ये बात थी आपकी डब्ल्यूबीसीज की। अब हम आते हैं प्लेटलेट में कि ये प्लेटलेट क्या होते हैं। तो प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट सेल फ्रेगमेंट्स हैं जो मेगा कैरियोसाइटो ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, 1 लाख to 3.5 लाख तक, 1 to 3.5 लाख तक, 1 लाख to 3.5 लाख, 1 लाख to 3.5 लाख होते हैं ब्लड में हमारे प्लेटलेट, नंबर ऑफ प्लेटलेट काउंट्स। प्लेटलेट कई प्रकार के पदार्थ रिलीज करती है, उनमें से अधिकतर ब्लड के कोगुलेशन में सहायक होते हैं। इनकी संख्या में कमी होने से क्लॉटिंग डिसऑर्डर होने लगता है, जिसके कारण बॉडी से ब्लड का नुकसान होने लगता है। जब इनकी संख्या कम हो जाती है तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है बॉडी में, और क्लॉटिंग डिसऑर्डर होने की वजह से ब्लड में बॉडी में ब्लड का लॉस होने लगता है। ठीक, तो ये था आपका ब्लड का कॉम्पोजिशन। अब इसके बाद इनके वर्क क्या क्या है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स क्या क्या काम करते हैं शरीर में, जो और थोड़ी डिटेलिंग है वो हम कल पढ़ेंगे।